नमस्कार, मैं अनामिका मिश्रा और आप देख रहे हैं आज की टॉप 20 न्यूज। चलिए शुरू करते हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। नेपाल तिब्बत सीमा पर आई भीषण फ्लैश फ्लड अब बड़ी ह्यूमैनिटेरियन इमरजेंसी बन गई। शुरुआती जांच के मुताबिक ग्लेशियर और चट्टानों के कोलैप्स से ये विनाशकारी फ्लड पैदा हुआ, जिसने गांव, रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान पहुंचाया है। सैकड़ों लोग अब भी लापता हैं और इनमें बड़ी संख्या में फॉरेन टूरिस्ट और भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। रेस्क्यू टीम्स रिमोट एरियाज तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन डैमेज्ड रोड्स और कम्युनिकेशन के कारण मुश्किलें बनी हुई हैं। भारत ने नेपाल को राहत सामग्री और मदद देने की तैयारी तेज कर दी है। अब फोकस सर्वाइवर्स को बचाने और मिसिंग लोगों को तलाशने पर बना हुआ है। आईआईटी दिल्ली में एक फिजिक्स स्टूडेंट्स की मौत के बाद छात्रों का प्रोटेस्ट लगातार जारी है। स्टूडेंट इंस्टीट्यूशनल सिस्टम और स्टूडेंट सपोर्ट को लेकर सवाल उठा रहे हैं और एक्सटर्नल इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि ऐसी घटनाओं को सिर्फ इंडिविजुअल इशू मानने के बजाय पूरे इंस्टीट्यूशनल एनवायरनमेंट की जांच जरूरी है। एक इंक्वायरी पैनल बनाया गया है जिसकी अध्यक्षता दिल्ली हाईकोर्ट की पूर्व जज जस्टिस मुक्ता गुप्ता कर रही है। स्टूडेंट कंपनसेशन और इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन समेत कई डिमांड्स रख रहे हैं। अब सबकी नजर इस बात पर है कि इंस्टीट्यूट एडमिनिस्ट्रेशन और कमिटी आगे क्या कदम उठाती है। आईआईटी मद्रास ने कल गेट 2027 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू कर दिया। इस बार एप्लीकेंट्स के लिए डिजी लॉकर इंटीग्रेशन को मैंडेटरी किया गया है, जिससे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन की प्रक्रिया डिजिटल होगी। एक और बड़ा बदलाव है कि एग्जाम में रोबोटिक्स और ऑटोमेशन का नाम नया सब्जेक्ट पेपर शामिल किया गया है। बिना लेट फी के रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन 27 सितंबर बताई गई है। ये बदलाव इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए खास तौर पर महत्वपूर्ण है, क्योंकि रोबोटिक्स और ऑटोमेशन तेजी से बढ़ते टेक्नोलॉजी फील्ड्स हैं। गेट एस्पिरेंट्स को रजिस्ट्रेशन करते समय नई रिक्वायरमेंट्स का ध्यान रखना होगा। भारत में चैट जीपीटी के फ्री और गो यूजर्स के लिए एडवर्टाइजिंग शुरू होने की घोषणा हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एड्स लॉग्ड इन अडल्ट यूजर्स को दिखाए जाएंगे और ये ओपन एआई के मोनेटाइजेशन स्ट्रेटेजी का हिस्सा होगा। कंपनी ने कहा है कि स्पॉन्सर्ड प्लेसमेंट्स और चैट जीपीटी के जवाबों को अलग रखा जाएगा। भारत इस सर्विस के लिए एक नया बड़ा मार्केट है, इसलिए यहाँ एड्स का लॉन्च काफी चर्चा में। फ्री यूजर्स के लिए एक्सपीरियंस पर इसका क्या असर पड़ेगा, ये आने वाले समय में ज्यादा साफ होगा। सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने राजस्थान हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस के तौर पर काम कर रहे जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा के ट्रांसफर की मांग की है। ये मामला जुडिशियरी के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स को लेकर चर्चा में। सुप्रीम कोर्ट में इस तरह की मांग अपने आप में काफी अनयूजुअल मानी जाती है। अब इस पर आगे क्या एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लिया जाता है, इस पर नजर रहेगी। मामला जुडिशियल सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी और इंस्टीट्यूशनल फंक्शनिंग से जुड़ा सवाल भी उठाता है। एयर इंडिया के एक पायलट के मैंडेटरी ड्रग स्क्रीनिंग टेस्ट में पॉजिटिव रिजल्ट सामने आया है। एविएशन सेक्टर में पायलट्स की मेडिकल और सेफ्टी चेक्स काफी स्ट्रिक्ट होते हैं, क्योंकि फ्लाइट ऑपरेशंस में पैसेंजर सेफ्टी सबसे महत्वपूर्ण होती है। डीजीसीए के नियमों के तहत ऐसे मामलों में आगे की रेगुलेटरी कार्रवाई की जाती है। इस घटना के बाद एयरलाइन इंडस्ट्री में पायलट टेस्टिंग और वर्क स्पेस सेफ्टी पर भी चर्चा शुरू हो जाती है। हालांकि किसी व्यक्ति के खिलाफ अंतिम निष्कर्ष रेगुलेटरी प्रोसेस पूरा होने के बाद ही निकाला जाना चाहिए। बिहार सरकार ने क्लास 9 से 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए 24/7 विद्या साथी सपोर्ट शुरू किया है। इसका मकसद स्टूडेंट्स को पढ़ाई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी गाइडेंस उपलब्ध कराना है। इसमें जेईई और नीट प्रिपरेशन जैसे जरूरतों के लिए भी सपोर्ट शामिल बताया गया है। खासकर छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों के स्टूडेंट्स के लिए ऐसी सुविधा यूजफुल हो सकती है। अब इसकी एक्सेसिबिलिटी और एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन कितनी इफेक्टिव रहती है, ये देखने वाली बात होगी। महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन ने ड्रग इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट प्रोसेस को कैंसिल कर दिया है। ये फैसला पेपर लीक से जुड़े फाइंडिंग सामने आने के बाद लिया गया है। खास बात यह है कि करीब 488 कैंडिडेट्स इंटरव्यू स्टेज क्लियर कर चुके थे, इसलिए रिक्रूटमेंट कैंसिल होने से कैंडिडेट्स के बीच निराशा बढ़ सकती है। अब कमीशन को आगे रिक्रूटमेंट प्रोसेस किस तरह दोबारा शुरू करना है, ये तय करना होगा। ये मामला कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पेपर सिक्योरिटी और फेयर रिक्रूटमेंट को लेकर भी बड़ा सवाल खड़ा करता है। कल शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 539.35 अंक टूटकर 76,933.59 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 116.90 अंक गिरकर 24,090.85 के स्तर पर पहुंच गया। गिरावट की बड़ी वजहों में एचडीएफसी बैंक में करीब 2% की कमजोरी, आईटी स्टॉक्स में दबाव और निवेशकों की कॉशियस सेंटीमेंट रही। एचडीएफसी बैंक की गिरावट ने सेंसेक्स पर खास दबाव बनाया। आज यानी 28 अगस्त 2026 को सोने की कीमत में हल्का उतार चढ़ाव या तेजी देखने को मिल सकती है। 27 अगस्त को सोने में करीब 1200 प्रति 10 ग्राम की तेजी दर्ज हुई और एमसीएक्स पर भी मजबूत बढ़त रही। आज 28 अगस्त 2026 को पेट्रोल डीजल की कीमतों में फिलहाल किसी बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है।
28 अगस्त को दिल्ली में पेट्रोल 102.12 प्रति लीटर और डीजल 95.2 प्रति लीटर रहेगा। नेपाल की डिवास्टेटिंग फ्लैश फ्लड के बाद अब कई देशों और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने रिलीफ एफर्ट शुरू कर दिए हैं। इंडिया ने 10 मेट्रिक टन्स डिजास्टर रिलीफ सप्लाई भेजी हैं, जिनमें शेल्टर्स, ब्लैंकेट्स, हाइजीन किट्स, सोलर लैंप्स और मेडिसिन शामिल है। चाइना ने भी इमरजेंसी सप्लाईज और फाइनेंशियल असिस्टेंस दी है। WHO, रेड क्रॉस और यूरोपियन यूनियन समेत कई ऑर्गेनाइजेशंस ने भी सपोर्ट की घोषणा की है। यानी डिजास्टर के बाद अब रेस्क्यू के साथ साथ अफेक्टेड लोगों के लिए लॉन्ग टर्म रिलीफ और रिहैबिलिटेशन भी बड़ी प्रायोरिटी बनती जा रही है। ग्लोबल टीवी शिपमेंट्स में 2026 की दूसरी तिमाही में करीब 3.6% की सालाना बढ़ोतरी दर्ज की गई और लगभग 48.8 मिलियन टीवी यूनिट शिप हुए। फीफा से जुड़ी डिमांड ने भी मार्केट को सपोर्ट दिया। हालांकि दूसरी तरफ मैन्युफैक्चरर्स को राइजिंग कॉस्ट और कमजोर कंज्यूमर डिमांड जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। टीवी मार्केट में बड़े स्क्रीन साइज और स्मार्ट टीवी फीचर्स की डिमांड लगातार महत्वपूर्ण बनी हुई है। आने वाले महीनों में ग्लोबल इकोनॉमी और कंज्यूमर स्पेंडिंग इस इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए अहम रहेंगे। फ्रांस में हीट वेव के दौरान एक अनयूजुअल वाइल्ड लाइफ डेवलपमेंट सामने आया। रिपोर्ट्स के मुताबिक नाइल क्रोकोडाइल्स ने पहली बार अपने एनक्लोजर के बाहर खुद ब्रीडिंग करके करीब 10 हैचलिंग्स पैदा किए हैं। ये घटना क्लाइमेट और वाइल्ड लाइफ बिहेवियर को लेकर दिलचस्पी पैदा कर रही है। साइंटिस्ट और वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स ऐसे मामलों को ध्यान से मॉनिटर करते हैं, क्योंकि टेम्परेचर और एनवायरनमेंट में बदलाव एनिमल्स के बिहेवियर को प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि इसे सीधे क्लाइमेट चेंज का परिणाम कहना भी जल्दबाजी होगी। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव का असर अब ग्लोबल शिपिंग पर और ज्यादा साफ दिखाई दे रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाला मैरीटाइम ट्रैफिक काफी बुरी तरह प्रभावित हुआ है और रिपोर्ट्स के मुताबिक यहां से गुजरने वाले जहाजों की संख्या में करीब 95% तक गिरावट आई है। ये रूट ग्लोबल एनर्जी ट्रेड के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए लंबे समय तक डिस्ट्रप्शन रहने पर ऑयल और गैस प्राइसेस पर दबाव बढ़ सकता है। इसका असर ट्रांसपोर्ट और दूसरी इंडस्ट्रीज तक भी पहुंच सकता है। अब कई देश इस स्ट्रैटेजिक वाटरवे में शिपिंग को सुरक्षित और सामान्य करने के लिए डिप्लोमेटिक एफर्ट्स कर रहे हैं। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने इंडिया और जापान के बीच स्टार्टअप्स और इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए एक तरह के शार्क टैंक स्टाइल पिचिंग प्लेटफॉर्म का सुझाव दिया है। इसका आइडिया ये है कि इंडियन और जापानीज स्टार्टअप्स इन्वेस्टर्स के सामने अपने बिजनेस आइडियाज पेश कर सके। इससे यंग एंटरप्रेन्योर्स को इंटरनेशनल फंडिंग और पार्टनरशिप का मौका मिल सकता है। दोनों देशों के बीच टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग और इन्वेस्टमेंट कोऑपरेशन पहले से बढ़ रहा है। अगर ऐसा प्लेटफॉर्म बनता है तो इंडियन स्टार्टअप्स के लिए जापान का मार्केट और इन्वेस्टर्स तक पहुंचना आसान हो सकता है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़े एल्ज्ड वायलेशन के मामले में 45 वेसल्स को ब्लैकलिस्ट किया है, जिसमें 2 इंडियन शिप्स भी शामिल बताए जा रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ग्लोबल ऑयल और शिपिंग के लिए बेहद महत्वपूर्ण रूट है। इस इलाके में पहले से टेंशन चल रहा है, इसलिए शिपिंग कंपनीज के लिए डेवलपमेंट चिंता बढ़ाने वाला है। अगर रेस्ट्रिक्शंस बढ़ती है तो इंटरनेशनल फ्रेट और एनर्जी सप्लाई पर असर पड़ सकता है। भारत के लिए भी ये मामला इसलिए अहम है क्योंकि इंडियन शिपिंग और एनर्जी इंपोर्ट्स का बड़ा हिस्सा ग्लोबल सी रूट्स पर निर्भर करता है। अमेरिका ने ईरान से जुड़े पेट्रोलियम ऑपरेशंस के आरोप में 4 इंडिया बेस्ड कंपनीज और कुछ भारतीय नागरिकों को सैंक्शंस के दायरे में रखा है। वॉशिंगटन का आरोप है कि ये एंटिटीज ईरान के ऑयल और पेट्रोलियम नेटवर्क से जुड़े कारोबार में शामिल थी। अमेरिका पिछले कुछ समय से ईरान की एनर्जी और फाइनेंशियल नेटवर्क्स पर सैंक्शंस का दबाव बढ़ा रहा है। इस कदम से इंडिया यूएस रिलेशंस के साथ साथ ईरान के साथ भारत के व्यापार पर भी सवाल उठ सकते हैं। खासकर शिपिंग और ऑयल रिलेटेड बिजनेस पर इसका असर देखने को मिल सकता है। भारत की ऑफिशियल प्रतिक्रिया पर नजर रहेगी। भारत और चीन के बीच बॉर्डर इश्यूज पर बातचीत आगे बढ़ाने की कोशिश जारी है। दोनों देशों के ऑफिशियल्स के बीच बाउंड्री रिलेटेड डिस्कशंस को आगे बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। पिछले कुछ सालों से LAC पर तनाव दोनों देशों के रिश्तों का बड़ा मुद्दा बना हुआ है। ऐसे में हाई लेवल डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट को काफी अहम माना जा रहा है। बातचीत का मकसद बॉर्डर पर स्टेबिलिटी बनाए रखना और अनरिजॉल्व्ड इश्यूज पर आगे बढ़ना। आने वाले समय में इन बातों के नतीजे इंडिया चाइना रिलेशंस की दिशा के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। एक दिलचस्प एनर्जी डेवलपमेंट में रूस ने भारत से रिफाइंड पेट्रोलियम खरीदा। रिपोर्ट्स के मुताबिक जून और जुलाई में भारत से रूस को 10 लाख बैरल से ज्यादा पेट्रोल भेजा गया था। ये इसलिए भी खास है क्योंकि भारत रूस से डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल खरीदता रहा है, लेकिन अब सिचुएशन ऐसी बनी कि रशिया को खुद इंडिया से रिफाइंड फ्यूल लेना पड़ा। इसके पीछे रशिया के रिफाइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर यूक्रेन के हमलों से पैदा हुआ डिस्ट्रप्शन बड़ी वजह माना जा रहा है। गुजरात की नयारा एनर्जी रिफाइनरी सप्लाई में अहम भूमिका निभा रही है। इससे ग्लोबल ऑयल ट्रेड में बदलती डायनेमिक्स भी सामने आ सकती हैं। आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करिए बजरबट्टू दुनिया।